कल हमने ना बायोकेमिस्ट्री हम कर रहे थे, जहाँ से वी लेफ्ट ऑफ वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 388 है कि इफ़ अ पर्सन टेक्स प्रोटीन इन डाइट इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू टेक राइबोफ्लेविन। ठीक है, वालेकुम सलाम डॉक्टर मोहम्मद। तो अगर एक बंदा आपके पास प्रोटीन्स ले रहा है तो प्रोटीन्स के साथ उसे राइबोफ्लेविन लेनी चाहिए। राइबोफ्लेविन जो सी होती है वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ उसे थायमीन लेनी चाहिए, विटामिन B1, क्योंकि जो थायमीन होती है वो ब्रेक डाउन में हेल्प कर रही होती है। अगर एक बंदा फैट्स ले रहा है तो फैट्स के साथ आपके पास उसे बायोटिन लेनी चाहिए, विच इज़ विटामिन B7। फिर वो ये बता रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो आपके पास ट्यूबर्स जोन से होते हैं, प्लांट्स का एक पार्ट होता है ट्यूबर्स। ठीक है, उसके अंदर आपके पास मिनरल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इन बॉडी, तो आपके पास वो लिनोलिक एसिड होता है जो सबसे एसेंशियल फैटी एसिड होता है। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो आपके पास बॉडी के अंदर खुद नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और आपको वो बाहर से लेने पड़ते हैं। नोट द फॉलोइंग, जो आपके पास सोडियम की न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा होता है वो क्लोराइड होता है, जो बाइकार्ब की न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा होता है वो आपके पास पोटेशियम होता है। अमाइनो एसिड्स डिफिशिएंसी कॉजिंग सेल इंजरी, तो आपके पास वो ग्लाइसिन होती है। थियोनीन के अंदर आपके पास सल्फर ग्रुप्स नहीं होते। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आपके पास सिस्टीन आ जाता है। हिस्टोन्स में आपके पास आर्जिनिन होती है और साथ में लाइसिन होती है। अल्फा अमाइनो एसिड ग्रुप ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड डिराइव फ्रॉम ग्लूटामेट। ठीक है, तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास बॉडी के अंदर खुद बन रहे होते हैं, उसका जो अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है वो आपके पास ग्लूटामेट से डिराइव हुआ होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक इसमें अमाइनो ग्रुप होता है और एक इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो जो अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है ना वो आपके पास ग्लूटामेट से डिराइव हुआ होता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स आपके पास लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड आ जाते हैं। मेजर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके पास सोयाबीन ऑयल होता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है 30-year-old मेल इज़ ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर द लास्ट 1 मंथ, डेवलप स्केलिंग डर्माटाइटिस एंड एलोपेशिया। ठीक है, अब एक 30-year-old मेल पेशेंट है, वो आपके पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है फॉर द लास्ट 1 मंथ। उससे आपके पास डर्माटाइटिस डेवलप हो गया, साथ में एलोपेशिया डेवलप हो गया है। द कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डिफिशिएंसी ऑफ लिनोलिक एसिड। A lady had colostomy and was put on TPN. She is prone to develop which of the following initially, तो आपके पास वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। TPN is contraindicated in uncontrolled diabetes। फिर आपके पास ना ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का पाथवे आ जाता है। अब जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहला जोन सा होता है आपके पास ग्लाइकोलिसिस होता है और फिर आपके पास क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल आ जाती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ना इसमें क्या हो रहा होता है कि दिस इज़ अ पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट या लैक्टेट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो आपके पास ग्लूकोज है वो या तो पायरुवेट के अंदर चेंज होगी या लैक्टेट के अंदर चेंज होगी, डिपेंडिंग आपके पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है। इसमें आपके पास जो की रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो आपके पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। ठीक है, नेट प्रोडक्ट इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस आपके पास पायरुवेट होती है, एनारोबिक में लैक्टेट होता है, और जो फिर पायरुवेट है वो आपके पास क्रेब्स या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। अब जो आपके पास पायरुवेट होता है, पायरुवेट आपके पास एसिटल को ए में बदलता है और जो एसिटल को ए होता है वो सिट्रेट में बदलता है और फिर ऑक्सैलो एसीटेट आ जाता है। मेन एंड सेंट्रल साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यहाँ पे आपके पास कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा होता। कंप्लीट एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एसिटाइल कोलिन यील्ड्स 12 एटीपीज। इसमें आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज विच कन्वर्ट्स आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। जो ऊपर ग्लाइकोलिसिस थी, ग्लाइकोलिसिस में आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज था, और जो आपके पास क्रैब साइकिल होती है, क्रैब साइकिल के अंदर आपके पास जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज होता है।
फिर वो पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपके पास इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा होता है। तो इसमें आपके पास जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो जब कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, उसके अंदर एक और फॉस्फेट जाके लग रहा है फर्स्ट पोजीशन के अंदर, तो ये आपके पास एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन साइड चेन इज मेटाबोलाइज्ड बाय विच एंजाइम, तो आपके पास वो ग्लूकोज 1 फॉस्फोराइलेज से मेटाबोलाइज हो रहा होता है। विच स्टेप कॉमन इन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो आपके पास ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन आपके पास ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों में कॉमन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नीडेड फॉर ग्लाइकोलिसिस बिकॉज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है ना, ये पायरुवेट से आपके पास एसिटाइल को ए बना रहा होता है, ठीक है। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है वो आपके पास पायरुवेट से एसिटाइल को ए बना रहा होता है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और फिर जो ये एसिटाइल को ए है ये आपके पास क्रेब्स साइकिल के अंदर फिर चला जाता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन होती है तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि आपके पास 2 मोल्स पायरुवेट के बन रहे होते हैं, ठीक है। और पायरुवेट से आपके पास एसिटाइल को ए बन रहा होता है। और कोई मुझे बता सकता है कि एक एसिटाइल को ए से आपके पास फिर कितने एटीपीज बनते हैं? एक एसिटाइल को ए से कितने एटीपी बनेंगे? बिल्कुल 12 बनेंगे। अब वो आगे बता रहा है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जौन सा होता है वो आपके पास 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी यील्ड कर रहा होता है। फैट्स भी आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का आपके पास 4 कैलोरीज पर ग्राम यील्ड कर रहा होता है, जबकि 1 ग्राम फैट जौन सा होता है वो आपके पास 9 कैलोरीज पर ग्राम जौन सा होता है वो एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है। इन अ हेल्दी डाइट हाउ मच टोटल डेली एनर्जी शुड बी डिराइव फ्रॉम प्रोटीन, तो आपके पास जो 15 से 20% होती है एनर्जी आपके पास वो प्रोटीन से आनी चाहिए। व्हाट इज़ द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर आपने जो आयरन रिक्वायरमेंट होती है वो 800 mg होती है, ठीक है। 800 mg आयरन चाहिए होती है आपको प्रेगनेंसी में। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन ए 70 kg अडल्ट, तो 70 kg अडल्ट के अंदर आपके पास 250 ml पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। 250 ml पर मिनट आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी आपके पास 1200 है, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी है 800 mg, और जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास 1200 mg है। किलो कैलोरीज पर केजी रिक्वायर्ड डेली, तो आपके पास 25 से 30 किलो कैलोरीज पर केजी रोज़ाना रिक्वायर्ड होती है। सीरियल कैलोरीज पर 100 ग्राम्स आपके पास 350 टू 400 आ जाती हैं। फ़ैट की कॉम्पोजिशन कितनी होनी चाहिए डाइट में, तो डेली फ़ैट की कॉम्पोजिशन आपके पास 25 से 30 होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन हेल्दी एडल्ट, तो आपके पास जो डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है वो 1 ग्राम पर केजी होती है। हाई एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग, आपके पास वो फैट होता है क्योंकि फ़ैट आपके पास 9 कैलोरीज पर ग्राम दे रहा था। देर वॉज अ सिनेरियो दैट हाउ मच एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम फैट इन बैलेंस डाइट, तो आपके पास वो 25 टू 30% एनर्जी जौन सी होती है वो फैट से डिराइव होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास ग्लूकोज और फैटी एसिड्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की ऑप्शन नहीं थी, अगर वो होगी तो आपने उससे प्रेफर करना है, ठीक है, कि एम्ब्रियो के अंदर आपके पास अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव हो रही होती है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैलेंस डाइट, तो आपके पास डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होने चाहिए। मेजर एनर्जी रिजर्वायर इन ह्यूमन आपके पास एडिपो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कब होती है हाईएस्ट, इन अ कप ऑफ सूप। ये भी मुझे लगता है कि शायद पिछली बार आया था या पिछली से पिछली बार आया था क्वेश्चन कि हाईएस्ट कंटेंट ऑफ सोडियम आपके पास कप ऑफ सूप में होता है।
विच वन ऑफ दीज यूजेस फैट फॉर एनर्जी? तो आपके पास इंसुलिन होती है। सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर लिवर इन पोस्ट अबॉर्शन स्टेट, आपके पास फैटी एसिड्स होते हैं। यार यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो या कुछ रिपीट करना हो? यहाँ तक कोई पॉइंट ना समझ आया हो? चलें, फिर आपके पास आ रहा है एन एंजाइम विच जॉइंस टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो वो आपके पास सिंथेटेज होता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहे होते हैं। सिंथेज या सिंथेटेज आपके पास दो मॉलिक्यूल्स को आपस में इकट्ठा जोड़ रहे होते हैं यूजिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंजाइम्स फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आपके पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए एच एम जी को ए रिडक्टेज आ जाते हैं। एंजाइम फॉर कीटोजेनेसिस के लिए आपके पास एच एम जी को ए सिंथेटेज आ जाता है। फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हैव डिफिशिएंसी ऑफ एल्डोलेज, ठीक है। तो जिनके पास फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनके अंदर एल्डोलेज एंजाइम मिसिंग होता है। कीटोजेनेसिस के लिए आपके पास एच एम जी को ए सिंथेज होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके पास एच एम जी को ए रिडक्टेज होता है, ठीक है। फिर एंजाइम्स आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे होते हैं। फिर आपके पास आया डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिजल्ट्स इन प्रोस्टेट एट्रोफी। तो वो आपके पास 5 अल्फा रिडक्टेज की डिफिशिएंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकेटेशिया। तो इट हैज़ लिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन एंड डजंट हैव glycolytic enzymes. Which proteolytic enzyme is not present in pancreatic secretions? तो आपके पास वो amino peptidase आ जाता है। Which of the following enzymes do the brush border epithelial cells of small intestine secrete? तो आपके पास वो lactase होता है। A patient presented with acute chest pain for 4 hours. The enzyme specific enzyme raised in blood will be TROP-I. Which is the most important enzyme secreted in gastric juice? तो उसमें आपके पास पेप्सिनोजन आ जाता है। Decreased brush border enzyme results in lactose intolerance. Which of the following enzyme will be raised in biliary obstruction and parenchymal necrosis? तो आपके पास वो ALP आ जाता है। Which of the following enzyme serves as a cofactor in synthesis of coenzyme A? तो आपके पास वो pantothenic acid आ जाता है। Enzyme responsible for DNA replication आपके पास telomerase होगा। Enzyme only metabolizing non-epinephrine आपके पास dopamine beta hydroxylase आ जाएगा। फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इंट्रासेलुलर? तो इंट्रासेलुलर आपके पास 60 to 70% होता है। एट सी लेवल आपके पास सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही होती है? 97% आ रही होती है। 80% ऑक्सीजन जो सैचुरेटेड होती है वो अम्बिलिकल वेन होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर इन इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन के अंदर आपके पास 5% एनर्जी लग रही होती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय ब्रेन एट रेस्ट, तो आपके पास ब्रेन जौन सी होती है वो पूरी बॉडी में 20% ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा होता है। फिर परसेंटेज ऑफ HbA2 इन अडल्ट आपके पास 3% होता है। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो 0.8 है। एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ हेड ऑफ फीमर विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर आपके पास वो 125 होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि अगर ये एंगल बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ हेड ऑफ फीमर और शाफ्ट ऑफ फीमर आपके पास बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर इन न्यूनेट्स आपके पास कितना होता है? 75%। In a neonate of 5 kg weight, the estimated body volume will be 420 ml. इन्फेंट का हार्ट रेट आपके पास जौन सा होता है वो 110 to 150 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ, तो आपके पास वो 3.5 लीटर्स होती है। एल्वियोलर आर्टेरियल कॉन्सेंट्रेशन जौन सी होती है एट 100% ऑक्सीजन इज 240 mg। हाउ मच ऑक्सीजन विल बी शंटेड, तो आपके पास 5% होगी। 1 ग्राम HP इज़ बाउंड टू हाउ मच ऑक्सीजन इन ml, तो आपके पास वो 1.34 ml है। ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया CO2 विल बी राइज बाय 6 mmHg। नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो आपके पास 750 ml पर मिनट होता है। और फैट कंटेंट इन एडल्ट मेल आपके पास 17% होती है, ठीक है। बिल्कुल वैल्गस कहते हैं, वैल्गस, हाँ वैल्गस कहते हैं। अच्छा यार, यहाँ तक कुछ ना समझ आया? बायोकेमिस्ट्री हमारा हो गया है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हो।
चलें आप लोग पानी वगैरह पी लो, फिर हम ना अगला टॉपिक करते हैं हीमाटोलॉजी। ठीक है, मैं तब तक जब तक खोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं हीमाटोलॉजी शुरू करते हैं फिर। अच्छा, हम लोग हीमाटोलॉजी शुरू करने लगे हैं। इसके अंदर आपके पास पॉइंट नंबर 159 है। 159 में वो क्या कह रहा है कि जो आपके पास ब्लीडिंग टाइम है ना, वो आपके पास इंक्रीज़ कब हो रहा होता है, वॉन विलिवरान डिफिशिएंसी में हो रहा होता है। वॉन विलिवरान डिफिशिएंसी में आपको पता है कि एक तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा होता है, साथ में एपीडीटी इंक्रीज़ हो रहा होता है। वॉन विलिवरान डिजीज़ में आपके पास जो वॉन विलिवरान फैक्टर होता है उसकी डिफिशिएंसी होती है, जिस वजह से आपके पास जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड वेसल्स के साथ एडहेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके पास ब्लड वेसल के साथ एडहेयर नहीं कर पा रहे। फिर आपके पास हेपरिन आ जाता है। हेपरिन में आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर का डिफेक्ट है, इसमें सॉरी वो इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट है। इसमें आपके पास पीटी एपीटीटी दोनों रेज्ड होते हैं, लेकिन एपीटीटी ज़्यादा रेज्ड होता है, और ये आपके पास इसमें प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम आपके पास नॉर्मल होगा। लिवर डिजीज़ के अंदर भी आपके पास पीटी एपीटीटी इंक्रीज़ होता है, इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ब्लीडिंग टाइम भी अकॉर्डिंगली नॉर्मल होगा या ज़्यादा होगा। लिवर डिजीज़ के अंदर आपको पता है कि एएसटी जो है वो रेज होगा। फिर विटामिन के डिफिशिएंसी आ जाती है। अब जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? चैट बॉक्स में कोई बता सकते हैं कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है, तो ये आपके पास विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। और फिर इसमें आपके पास जो पीटी एपीटीटी होता है वो दोनों रेज होता है, और प्लेटलेट काउंट क्योंकि नॉर्मल है तो फिर आपके पास ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होगा। फिर आपके पास हीमोफीलिया आ जाती है। हीमोफीलिया के अंदर आपको पता है कि हाल ही एपीटीटी रेज होता है। वॉन विलिग्रांड फैक्टर के अंदर आपके पास एपीटीटी के साथ साथ ब्लीडिंग टाइम भी रेज होता है, जबकि पीटी और प्लेटलेट्स आपके पास नॉर्मल रहते हैं। फिर आपके पास हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम आ जाता है। जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, इसमें आपके पास प्लेटलेट काउंट कम होता है और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होती है। बाकी इसमें सारी चीज़ें पीटी एपीटीटी नॉर्मल रहते हैं। अब हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में आपको ट्रायड मिलता है। ट्रायड किस चीज़ का मिलता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, और साथ में आपके पास रीनल फेलियर मिलता है, विच इज़ मोर मार्क्ड इन हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। फिर आपके पास टीटीपी आ जाता है। टीटीपी के अंदर भी आपके पास प्लेटलेट काउंट कम हो रहा होता है, और प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा होता है। इसमें आपको पेंटार्ड मिलेगा। पेंटार्ड में आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माहा और रीनल फेलियर वैसे ही आ जाएंगे। इसमें साथ साथ आपके पास फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हेडेक, कन्फ्यूजन, फोकल डेफिसिट्स और साथ में सीजर्स। फिर आपके पास आईटीपी आ जाता है। जो आईटीपी है इसमें भी पीटी एपीटीटी नॉर्मल रहता है। प्लेटलेट काउंट जो सा होता है वो कम हो रहा होता है, जबकि ब्लीडिंग टाइम आपके पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। डीआईसी में आपके पास प्लेटलेट काउंट एपीटीटी ज़्यादा हो रहा होता है, जबकि सॉरी जो डीआईसी है उसमें पीटी एपीटीटी दोनों ज़्यादा हो रहे होते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा होता है, जबकि आपके पास ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा होता है। सारी चीज़ें आपके पास डिरेंज्ड हो जाती हैं। इसमें आपके पास डी डाइमर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स या एफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिर आपके पास हीमोफीलियाज के हम कुछ सिनेरियो देख लेते हैं कि सिबलिंग हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प, तो आपने बेस्ट टेस्ट एपीटीटी करवाना है क्योंकि ये हीमोफीलिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसीज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया ए, तो आपके पास हीमोफीलिया ए के अंदर आपके पास एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन आ जाती है। अच्छा, अब ये जो एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन है ये आप किस फैक्टर को कह रहे होते हो, कि बता सकते हैं कि आपके पास एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन कौन सा फैक्टर होता है? ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। अच्छा, मुझे को बता सकते हैं कि हीमोफीलिया एम फैक्टर 8 माइनर, बिल्कुल फैक्टर 8 माइनर होती है। इन अ पेशेंट विद हीमोफीलिया डिफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट ऑफ फैक्टर 8, अच्छा, इन अ पेशेंट विद हीमोफीलिया डिफिशिएंसी ऑफ विच यूनिट ऑफ फैक्टर 8, तो फैक्टर 8 लाइट चेन होती है। क्लासिक हीमोफीलिया आपके पास फैक्टर 8 का स्मॉल कंपोनेंट होता है। अ बॉय हैज़ extraction of deciduositid and is now profusely bleeding, which classic hemophilia factor is missing, तो आपके पास वो डिफिशियंसी आ जाएगी फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट की। कॉज ऑफ हीमोफीलिया क्या होता है? डिक्रीज फैक्टर 8 होती है। A 2-year-old boy has been brought to the hospital for circumcision. There is history of excessive bleeding from the umbilical stump at the time of birth. Two cousins bleed profusely after circumcision by surgeon. The blood test most likely to give a clue, आपके पास APTT आ जाता है। फिर आ रहा है कि अब पेशेंट विद हीमोफीलिया ए, उसमें आपके पास ट्रीटमेंट क्या होगी? क्रायोप्रेसिपिटेट होगी। जो आपके पास ब्लीडिंग टाइम होता है वो फैक्टर 9 डिफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। फैक्टर 9 डिफिशिएंसी में आपके पास हीमोफीलिया बी होता है, और हीमोफीलिया बी के अंदर आपके पास APTT हाली बड़ा होता है, ब्लीडिंग टाइम आपके पास इंक्रीज़ नहीं होता। A young boy presented with purpura, RBCs, WBCs, platelet normal, PT, BT, CT prolonged। फिर आपके पास ये हीमोफीलिया ए का सिनेरियो है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिरेंज्ड एपीटीटी एंड नॉर्मल पीटी आपके पास फैक्टर 8 इनहिबिटर होता है। बाकी आप यार ये ऊपर वाले सारे जो से ना MCQs पढ़ लेना, ये सारे वही हैं, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़े हुए हैं। हम DIC के सिनेरियोज थोड़े देख लेते हैं। अ प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ सिंगल वजाइनल डिलीवरी एट होम, आफ्टर डिलीवरी शी कंप्लेंट्स ऑफ वजाइनल एंड गम ब्लीड, हर प्लेटलेट्स एंड HP वर लो, TLC रेस, PT APTT प्रोलॉन्ग, तो आपके पास क्या डायग्नोसिस बन रहा है DIC का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एलिसिटिंग DIC, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जो कि DIC को एलिसिट कर रहा होता है। सिनेरियो विद ग्राम नेगेटिव सेप्सिस एंड ब्लीडिंग डायथीसिस, तो आपके पास वो DIC आ जाएगा। इन अ बर्न पेशेंट फीवर हाइपोटेंशन एंड ब्लीडिंग डायथीसिस, तो आपके पास DIC आ जाएगा। चाइल्ड विद फीवर ल्यूकोसाइटोसिस पेटिकिया आफ्टर स्टेनेक्टमी, his lab shows PT and APTT prolonged thrombocytopenia, increased FTPs, तो आपके पास वो DIC होगा। A child has undergone splenectomy, now presents with epistaxis, multiple petechia all over the body. Which of the following is most likely, तो इसमें आपके पास PT, APTT, BT, D dimer सारी चीज़ें prolonged होती हैं जो DIC होता है। ठीक है। अच्छा यार, अब ये आप ना ऊपर से जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है एक बार गो थ्रू कर लो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो आप लोग फिर पूछ लो। ठीक है, आप 1 मिनट लो और सारा ऊपर से यहाँ तक DIC तक गो थ्रू करो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो।
किसी को कोई मसला तो नहीं है अभी तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? आगे चलें। फिर आपके पास आ जाते हैं आईटीपी। अब आईटीपी में क्या होता है कि आईटीपी में आपके पास एपीटीटी पीटी जो सा है वो नॉर्मल था, लेकिन जो आपके पास प्लेटलेट काउंट थी वो कम हो रही थी और साथ में आपके पास ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा था। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि चाइल्ड है उसका पीटी एपीटीटी नॉर्मल है लेकिन प्रोलॉन्ग बीटी है, तो ये आपके पास आईटीपी होगा। मेनोरेजिया एपिस्टैक्सिस बोन मैरो शोज इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स, तो आपके पास वो आईटीपी होगा। A 7 months pregnant female with chronic ITP now have an ecchymosis and epistaxis. The platelet count was 5/10 and is on full dose steroid. तो इसमें आपने नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट स्प्लेनेक्टमी लिखी हुई है। वैसे इसमें नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है? इसमें नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन होना चाहिए बिफोर स्प्लेनेक्टमी, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है एन 18-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद एपिस्टैक्सिस एंड मेनोरेजिया ऑन बोन मैरो एस्पिरेट देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, तो ये आपके पास आईटीपी है। फिर आपके पास आ रहा है 60-year-old फीमेल विद पेटिकिया एंड इजी ब्रूजिंग, नो फैमिली हिस्ट्री एंड पॉजिटिव फैक्टर, आपके पास डायग्नोसिस आईटीपी का बनता है। A 9-month girl vaccinated 2 weeks back now develops rash all over the body, fever, CBC में आपको HP13 मिला है, WBC 6/10 है, डिक्रीज प्लेटलेट्स है, तो ये आपके पास ITP हो जाएगा। अब अगला है, उससे बताया कि यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ गम ब्लीडिंग, पेरिफेरल स्मेयर में आपको जाइंट प्लेटलेट्स मिले हैं, टोटल प्लेटलेट काउंट जौन सी है वो 85,000 है, WBC आपके पास 5/10 है, तो ये बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में आपके पास मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, ठीक है, यानी कि जो प्लेटलेट्स की कमी होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती, जबकि आईटीपी के अंदर जौन सा होता है आपके पास मार्ड डिक्रीज होता है प्लेटलेट्स के अंदर। फिर आपके पास वॉन विलीवॉन के सिनेरियोज आ जाते हैं, यंग गर्ल हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम विद हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, लैब इन्वेस्टिगेशंस में आपको क्या मिला है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज मिला है, नॉर्मल पीटी, रेज्ड एपीटीटी, नॉर्मल प्लेटलेट्स, तो आपके पास किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, वॉन विलीवरन फैक्टर की डिफिशियंसी होगी। यंग बॉय प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग, लैब में आपको बीटी जो सा है वो इंक्रीज मिल रहा है, एपीटीटी इंक्रीज मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स नॉर्मल मिल रहे हैं, तो आपके पास वॉन विलीवरन डिजीज़ होगी। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपके पास क्या होता है, वॉन विलीवरन डिजीज़। A child on list of orthopedic surgical procedure, the mother gives a strong bleeding history in both males and females from maternal side. लैब में आपको पीटी नॉर्मल मिल रहा है, एपीटीटी रेज मिल रहा है, बीटी रेज मिल रहा है, तो ये आपके पास वॉन विलीवरन डिजीज़ है। फिर आगे आपके पास आ जाता है अ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस नीड ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी, तो उसमें आपने FFPs देने हैं। न्यूबॉर्न विद नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग पीटी एंड प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी, कॉज क्या होगा इसमें आपके पास विटामिन के डिफिशिएंसी होगी। बीटी पीटी प्रोलॉन्ग्ड इन लिवर डिजीज़, पीटी मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन लिवर डिजीज़। अ चाइल्ड जस्ट बोर्न हैज़ ब्लड स्टूल्स एंड इंक्रीज पीटी एपीटीटी बट नॉर्मल बीटी, तो ये आपके पास विटामिन के डिफिशिएंसी होगी। फ्रेगमेंटेड RBCs अलॉन्ग विद फीवर एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो आपके पास ये TTP हो जाएगा। फिर आपके पास आता है विच क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी कॉजेज कोगुलेशन रादर देन ब्लीडिंग, तो आपके पास फैक्टर 12 की डिफिशिएंसी कौन सी होती है, वो कोगुलेशन करवा रही होती है रादर देन ब्लीडिंग। फिर आपके पास फैक्टर 5 लेडन आ जाता है। अब जो फैक्टर 5 लेडन होता है इसमें क्या होता है कि फैक्टर
5 जो सा होता है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ हेरिडिटरी थ्रोम्बोफीलिया होता है, ठीक है, कि आपके पास बर्थ के ऊपर आपके पास लो प्लेटलेट्स हैं। प्रोथ्रोम्बोटिक फेमिलियल सिंड्रोम occurring most common in adolescents or young women. This is due to abnormal factor 5, also known as hereditary resistance to activated protein C. फिर आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आ जाती है। जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है ये आपके पास प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट फॉस्फोलिपिड्स। इसमें आपके पास ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, सबसे कॉमनली एसएलई में पाया जाता है। डायग्नोसिस आपके पास क्लिनिकल क्राइटेरिया के अंदर बेस्ड होता है, इंक्लूडिंग अ हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। तो इसमें आपके पास थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है और बार बार अबॉर्शंस हो रही होती है। अलॉन्ग विद लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, आपको लूपस एंटीकोगुलेंट मिलेगा और साथ में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी मिलेगी और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। फिर आपके पास प्रोटीन सी और एस की डिफिशिएंसी आ जाती है। अब जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डिफिशिएंसी है इसमें क्या होता है कि आपके पास डिक्रीज एबिलिटी होती है टू इनएक्टिवेट फैक्टर 5A और फैक्टर 8A, और इसकी वजह से आपके पास जो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक स्किन नेक्रोसिस है वो ज़्यादा हो जाता है विद हेमरेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वारफरिन। दिस अकर्स, तो ये आपने प्रोटीन सी डिफिशिएंसी को सोचना है। टुगेदर प्रोटीन सी कैंसल्स एंड प्रोटीन एस स्टॉप्स कोगुलेशन। विच क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी कॉजेज कोगुलेशन रादर देन ब्लीडिंग, तो आपके पास वो फैक्टर 12 आ जाता है। अ यंग प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन एंड थ्रोम्बोसिस, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली शी सफरिंग, तो ये आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आता है। विच वाइल मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो जो सबसे आपके पास कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है वो आपके पास फैक्टर 5 लेडन होता है। जबकि अगर वो एक्वायर्ड पूछ ले तो एक्वायर्ड आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड थ्रोम्बोसिस आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन आपके पास फैक्टर 5 की होती है। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये जो एंटी कार्डियोलिपिन आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर रेज होता है ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? अच्छा, फिर आपके पास जो है ना अगला पॉइंट आ रहा है। अगले पॉइंट में वो क्या कहता है, इंटेंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स अगर आप ए पॉजिटिव तो ओ नेगेटिव दे देते हो, ठीक है। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के आपने चंद रूल्स याद रखने हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन ये रिसीव हाली ओ नेगेटिव से कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो ओ पॉजिटिव वाला होता है वो पॉजिटिव वाला हर किस्म के पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है, लेकिन ये रिसीव हाली ओ ब्लड ग्रुप से कर सकता है। यानी कि जो ओ पॉजिटिव है या तो वो ओ नेगेटिव वाला ले सकता है या फिर ओ पॉजिटिव वाला ले सकता है। फिर आपके पास ए बी पॉजिटिव आ जाता है। जो ए बी पॉजिटिव होता है वो आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। पॉजिटिव कैन ओनली गिव टू पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव जो सा होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकता है। फिर आपके पास आ जाती है नोट एंटी एच एंटीबॉडीज़ आर सीन इन ब्लड ग्रुप ओ एच। फिर आपके पास आ रहा है कि ए ब्लड ग्रुप जो सा है, ए ब्लड ग्रुप आपके पास ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। लेकिन ये जो ए पॉजिटिव है ये रिसीव किस किस से कर सकेगा, आप ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से तो कर सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव मैंने बताया था कि यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ओ पॉजिटिव जो उनसे सारे पॉजिटिव्स को दे सकता है।
फिर उसके बाद ये ए नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है। और फिर ये ए पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये इटसेल्फ ए पॉजिटिव है। फिर आपके पास बी पॉजिटिव आ जाता है। अब जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये किससे डोनेट कर पाएगा, ये बी पॉजिटिव वालों को डोनेट कर पाएगा और साथ में ए बी पॉजिटिव वालों को। और ये रिसीव आपके पास उसी तरह ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव बी पॉजिटिव से कर सकेगा। फिर आपके पास ए बी पॉजिटिव आ जाता है। जो ए बी पॉजिटिव होता है वो डोनेट तो खाली ए बी पॉजिटिव को ही कर सकता है, लेकिन ये जो सा होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। फिर ओ नेगेटिव वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, लेकिन ये आपके पास रिसीव खाली ओ नेगेटिव से कर सकते हैं। जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं वो आपके पास सारे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स को दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास रिसीव ये आपके पास ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से कर सकते हैं। फिर आपके पास ए नेगेटिव आ जाता है। जो ए नेगेटिव होता है वो डोनेट आपके पास ए पॉजिटिव को कर सकेगा, ए नेगेटिव को कर सकेगा, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को, लेकिन रिसीव खाली ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से कर सकेगा। इसी तरह फिर आपके पास बी नेगेटिव आ जाता है। जो बी नेगेटिव है वो बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी, ए बी नेगेटिव को भी। ये रिसीव खाली बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से कर पाएगा। जबकि जो ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव आपके पास ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वालों से को ब्लड दे सकता है, ले ये ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव बी नेगेटिव और ए नेगेटिव सारों से सकता है, ठीक है। फिर रिगार्डिंग अ मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन हर ब्लड, ठीक है। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आपके पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं। फिर एंटी एच एंटीबॉडीज़ आपके पास ब्लड ग्रुप ओ एच में पाई जाती है। रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीजन, जो आपके पास ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं वो इक्वली इम्यूनोजेनिक होते हैं। अगर आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स की ऑप्शन आएगी तो आपने ये चूज़ करनी है कि आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। द ब्लड ग्रुप ओ विल हैव विच आर द फॉलोइंग एंटीजन ऑन द आरबीसीज। तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें ना तो ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है, उसमें आपके पास ए और बी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीजन ऑन आरबीसीज अपीयर ऑन विच वीक और फीटस, तो आपके पास 20th वीक पे आपके पास आरबीसीज पे एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर रिगार्डिंग ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटी बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ए पॉजिटिव वालों को कार्सिनोमा स्टमक होता है। ब्लड ग्रुप विद नो एग्लूटिनेंस, तो आपके पास वो ए बी पॉजिटिव होता है। ब्लड एग्लूटिनेंस इन एब्सेंस फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप, तो आपके पास ए बी पॉजिटिव के अंदर ब्लड एग्लूटिनेंस नहीं होते। A mother with blood group O has baby with AB. Patient fears that the baby got exchanged in nursery. तो आपने फिनोबॉम्बिक टाइपिंग करवा लेनी है कि ताकि पता चल सके बच्चा उन्हीं का है। इन कॉन्केशंस द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इज द पॉपुलेशन आपके पास 47% होता है। इसमें से ओ पॉजिटिव जो है वो 37 होगा, जबकि ओ नेगेटिव आपके पास 8% होती है। और इसी तरह जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप होता है वो भी आपके पास ओ होता है। A young woman in labor room requires blood transfusion. Her blood samples are sent to the laboratory for blood group and cross match. The blood laboratory reports that her red blood cells are agglutinated by anti-sera A and D, while her serum is agglutinating B cells. तो ये आपके पास एंटी-सीरा A है तो आपके पास A होगा, और अगर D प्रेजेंट है तो उस वजह से आपके पास ये पॉजिटिव होगा। ब्लड cells agglutinate with the same blood group and anti-sera. Like if cells agglutinate with anti-sera A, then the blood group is also A. If they agglutinate with anti-D, फिर आपके पास positive agglutination आती है तो ये A positive आपके पास blood group बन जाता है। A patient presented with severe trauma and has lost huge amount of blood, आपको emergency situation है तो आप उससे O नेगेटिव दे सकते हो क्योंकि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो? यहाँ तक कोई पॉइंट ना समझ आया हो? An old man presents with pallor and jaundice, for which
blood transfusion was started, after which he started complaining of dark colored urine. तो ये आपके पास क्या है, hemolytic reaction हो रहा है. A newborn baby anemic for which he received exchange transfusion. 10 दिन बाद उसे डायरिया और रैश हुई है, तो डायरिया और रैश में आपने ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन को चूज़ करना है. A baby went through exchange transfusion due to ABO, disease of newborn. 10 days later he developed erythema on palms, raised bilirubin, AST and also diarrhea. तो यहाँ पर ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़ है. ब्लड को आप वार्म करते हो ताकि राइट शिफ्ट की तरफ हो जाए. आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है. फिर हमारे पास आ जाता है अ न्यूबॉर्न बेबी विद ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हैविंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. तो इसमें आपने एक्सचेंज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देनी है विद बी नेगेटिव ब्लड. अब उसने RH हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का बताया हुआ है. अब सबसे पहले हम RH हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो अच्छा मुझे ये बताएं. अब डॉक्टर आमना ने कुछ पूछा है. इसमें कौन करेक्ट करके दे सकता है चैट बॉक्स में डॉक्टर आमना की स्टेटमेंट को? आप लोग करेक्ट करके दे सकते हैं चैट बॉक्स में. चले मैं बता देता हूँ आप लोगों को. अब जो आपने पूछा है ना डॉक्टर आमना, हाँ बल्कि डॉक्टर कॉकअप बिल्कुल सही बता रही हैं. जो आपके पास O होता है ना ब्लड ग्रुप O, अब O ब्लड ग्रुप के अंदर ना आपके पास चाहे वो O पॉजिटिव हो या चाहे वो O नेगेटिव हो, उसमें एंटीबॉडीज़ जो सी है ना वो आपके पास प्रेजेंट होंगी अगेंस्ट A या B. ठीक है, ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी लेकिन एंटीजेंस तो उसमें नहीं प्रेजेंट हो सकते ना. ओ में एंटीजेंस होते ही नहीं है. ठीक है, चाहे वो ओ हो या चाहे वो ओ पॉजिटिव हो या चाहे वो ओ नेगेटिव हो, उसमें एंटीजेंस नहीं होते. उसमें खाली ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं. ठीक है, अब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में फ़र्क क्या होता है?
ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में ना आपके पास आर एच फैक्टर का फ़र्क आ जाता है। जो ओ पॉजिटिव है उसमें आर एच फैक्टर होगा, जो ओ नेगेटिव है उसमें आर एच फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन वो चाहे ओ पॉजिटिव हो या चाहे ओ नेगेटिव हो, उनमें ना एंटीबॉडीज़ आपके पास ए और बी के खिलाफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन एंटीजेंस उसमें प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है, तो यही तो ओ वाले की स्पेशलिटी होती है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, कि उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता। इसीलिए आप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ऑलमोस्ट सारे लोगों को दे सकते हो। ठीक है, डॉक्टर आमना समझ आ गई? फिर आपके पास ना आर एच हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न आ जाती है। इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें आर एच मदर जौन सी होती है वो आर एच नेगेटिव होती है, फीटस आपके पास आर एच पॉजिटिव होता है। अब मैकेनिज़्म क्या होता है कि पहली प्रेगनेंसी में आपके पास जौन सा होता है वो मदर एक्सपोज होती है टू फीटल ब्लड, और तब आपके पास फिर फॉर्मेशन हो जाती है मैटरनल एंटी DIgG की। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में आपके पास क्या होता है, जो एंटी DIgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो आपके पास जौन सा होता है वो फीटल अटैक शुरू कर देता है ऑन द RBCs, और हेमोलिसिस होना शुरू हो जाती है फीटस में। फिर इसमें आपके पास प्रेजेंटेशन कैसी होगी, प्रेजेंटेशन में आपके पास हाइड्रोलिसिस मिलेगा, सॉरी हाइड्रोप्स फेटालिस मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगा आफ्टर बर्थ, और कैर्नेक्टेरिस मिलेगा। फिर आपके पास ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में क्या आ जाता है, प्रिवेंशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी DIgG टू RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड इफ फीटस इज RH पॉजिटिव। ये आपके पास प्रिवेंट करता है मैटरनल एंटी DIgG प्रोडक्शन को। फिर आपके पास RH फैक्टर इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी इफ द मदर इज RH नेगेटिव and the fetus is RH positive, the mother will produce RH antibodies. This situation will not affect the first pregnancy, लेकिन subsequent pregnancies में आपके पास क्या होता है कि hemolysis शुरू हो जाती है। अब preventive treatment known as RhoGAM या RH immunoglobulin can reduce the mother's reaction to the RH baby's RH positive cells. This administration पहले आपने पहला शॉट जो है वो 28वें हफ्ते पे देना है प्रेगनेंसी पे, और जो सेकंड शॉट है वो आपने 72 आवर्स आफ्टर बर्थ देना होता है। फिर आपके पास ABO हीमोलिटिक डिजीज़ आ जाती है। जो ABO हीमोलिटिक डिजीज़ है उसमें आपके पास जौन सा टाइप A या टाइप B जौन सा होता है वो फीटस में होता है। प्री एग्जिस्टिंग मैटरनल एंटी A और एंटी B IgG एंटीबॉडीज़ क्रॉस द प्लेसेंटा, और ये आपके पास हेमोलिसिस करवाती है इन फीटस। फिर आपके पास माइल्ड जॉन्डिस होता है न्यूनेट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, और अनलाइक RH HDN कैन, जो आपके पास हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, कैन आकर इन फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ एज इज़ यूजली लेस सिवियर, और इसमें आप फोटोथेरेपी करवाते हो और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो। ठीक है, अब जो ABO हीमोलिटिक डिजीज़ है इसमें मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, जबकि आपके पास फीटस का A या B है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया था कि जो O वाले होते हैं, O वालों के अंदर आपके पास एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे और हेमोलिसिस करवाएंगे फीटस के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट बॉर्न में भी हो सकता है। 24 घंटों के अंदर आपके पास फीटस में, सॉरी बर्थ में आपके पास जॉन्डिस होगा, और इसमें फोटोथेरेपी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। रिगार्डिंग RH ग्लूटेनिन्स, आपके पास जो RH ग्लूटेनिन्स होते हैं वो प्रेडोमिनेटली IgG होते हैं। A 35-year pregnant RH negative mother gives birth to a baby with signs of erythroblastosis fetalis. Baby dies 6 hours later, तो आपके पास ये क्या होगा, basal ganglia staining होगी। When RH negative female marries a RH positive male who is homozygous, all children will be positive. RH negative mother with rising titer of anti-D antibodies were delivered at 35 weeks of pregnancy. The male baby was lethargic, pale, edematous, severely anemic, died after 6 hours of blood transfusion. तो आपके पास बाइल पिगमेंट्स होंगे बेसल गैंग्लिया के अंदर।
अ न्यूबॉर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसमें कॉज क्या होती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है मदर और फीटस के दरमियान में। एंटी-डी एंटीबॉडी इज़ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हीमोलिटिक डिजीज़ करवाती है। मैटरनल एंटी-डी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड डिस्ट्रॉय फीटल RBCs। फिर आपके पास आ रहा है A 28-year pregnant lady who is RH negative gives birth to RH negative baby. She has history of allergic reaction. Due to bleeding, she was advised transfusion, but she was transfused RH positive blood accidentally. Which of the following is true? तो इसमें आपके पास anti-D antibodies आपने immediately दे देनी है to the lady. Although the baby is RH negative, due to transfusion, there are still chances that the mother will develop antibodies to the RH positive blood group. फिर आपके पास RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव फादर होती है टू प्रिवेंट RH इनकम्पैटिबिलिटी। सेकेंड चाइल्ड को आपने एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है। अ 3rd month प्रेग्नेंट पेशेंट हु इज़ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव हस्बैंड केम टू यू फॉर काउंसलिंग। शी इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव विच आर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। तो आपके पास एंटीजन जौन सा है वो, इसमें ना यार ये गलत लिखा हुआ है कि जो फीमेल है ना, फीमेल आपके पास RH नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि जो हस्बैंड है वो आपके पास RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप चेंज कर लो। तो उसमें आपने क्या करना है, शी इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। तो जो एंटीजन है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर सकता है फ्रॉम द फीटस। ठीक है, यहाँ तक यह सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर आपके पास आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया प्रेगनेंसी में। क्या होता है कि आपके पास हीमोडाइल्यूशन होती है। इसमें RBC मास जौन सा होता है, RBC मास भी बड़ा होता है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम जौन सा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस वजह से आपके पास रिलेटिव अनीमिया होता है। फिर आपके पास आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया प्रेगनेंसी में। क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपके पास प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही होती है। अब प्रेग्नेंट लेडी केम टू हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर HP 12 है, अब उसका HP जौन सा है वो 10 हो गया, तो ये आपके पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, हीमोडाइल्यूशन हो रही है। अब प्रेगनेंसी में आपके पास क्या होता है, RBC मास बड़ा होता है, लेकिन आपके पास जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो उससे ज़्यादा बड़ा होता है। अब वुमेन हैज़ 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी हैव HP 12, हेमाटोक्रिट 20, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पेरिफेरल फिल्म। At 32 weeks, she comes to follow up with HP 9, hematocrit 20, normocytic normochromic peripheral fill. तो ये आपके पास क्या डायग्नोसिस होगा कि फिजियोलॉजिकल चेंज हो रही है। फिर आपके पास आ जाता है पेशेंट फील वीकनेस, फटीग एंड डिस्पनिया, शी इज़ पेल। लैब रिपोर्ट्स में आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज शी सफरिंग फ्रॉम? तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब जो आपके पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया में आपके पास MCV जौन सा होता है वो लेस देन 80 होता है। फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास प्लमर विल्सन सिंड्रोम आता है। इसमें आपके पास सीरम आयरन जौन सी होती है वो कम हो रही होती है, जबकि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपके पास इंक्रीज़ हो रही होती है इस एनीमिया में। और फेरेटिन जौन सा होता है वो कम हो रहा होता है, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास प्लमर विल्सन सिंड्रोम होता है, सीरम आयरन आपके पास कम हो रही होती है, TIBC आपके पास रेज्ड हो रहा होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वो वाहिद एनीमिया होता है जिसमें आपके पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन आपके पास जो सीरम फेरेटिन है वो कम हो रहा होता है। और जो सीरम फेरेटिन कम हो रहा होता है दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। फिर आपके पास थैलेसीमिया आ जाता है। जो थैलेसीमिया है दैट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें आपके पास जौन सा होता है बीटा चेन्स आपके पास 4 इन नंबर होते हैं, एक्सप्रेस पोस्ट नेटली ओनली, देयरफॉर एनीमिया मैनिफेस्ट 6 to 9 मंथ्स आफ्टर बर्थ। थैलेसीमिया आपके पास होता है क्यों, पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से होता है। बीटा थैलेसीमिया माइनर में आपके पास HbA2 ज़्यादा होता है, जबकि आपके पास मेजर के अंदर HbF ज़्यादा होता है। फिर आपके पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आ जाता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर आपके पास सीरम आयरन भी कम होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होती है। लेड पॉइजनिंग में आपको क्या मिलेगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी, लेड लाइंस मिलेंगी और साथ में डिक्रीज हीम सिंथेसिस होगा। फिर आपके पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें इंक्रीज आयरन होती है, नॉर्मल या डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और ड्रिंक सिड्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में आपके पास
आयरन इंक्रीज़ हो रही होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो रही होती है, सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ हो रहा होता है, रिंग सिट्रोब्लास्ट होते हैं। फिर वो बता रहा है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट सेल्स में आपके पास निमोनिक हैलिट आ जाता है। हैलिट में आपके पास HBC डिजीज़ है, एस्प्लीनिया है, लिवर डिजीज़ है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और साथ में थैलेसीमिया है। ठीक है। फिर आपके पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपको पता है कि जो बेस्ट टेस्ट होता है वो आप सीरम फेरेटिन होती है। ठीक है। जो आयरन प्रेजेंट होती है इन इट्स फेरस फॉर्म आपके पास वो ट्रांसफरिन में होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में अगर आपके पास सीरम फेरेटिन नहीं होगा तो आप सीरम फेरेटिन प्लस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को चूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो इन्वेस्टिगेशन आयरन डिफिशिएंसी में सीरम फेरेटिन होता है। सिनेरियो इन विच देयर वाज RBC स्लाइड इन विच दे शो थिन स्ट्रीक ऑफ आयरन, तो आपके पास हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक पिक्चर आ जाती है। ब्लड पिक्चर इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होगी? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगी। अ पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, डायलिसिस पे है, 6 मंथ से शी रिसीव मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HB उसका 8 है, MCV 86 है, MCH लो है, तो ये आपके पास नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आ जाता है। MCV की वजह से आपके पास माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक हो रहा होता है, जबकि MCH की वजह से आपके पास नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक या हाइपरक्रोमिक आपके पास एनीमिया हो रहा होता है। अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर ऑन डायलिसिस, HP आपके पास 9 है, MCV 89 है, MCH हेमाटोक्रिट नॉर्मल रेंज में है, तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। वैसे भी जो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ होती है उसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ही आपके पास सबसे कॉमन होता है। अ सिनेरियो विद 8-year-old गर्ल विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर, तो आपके पास डायग्नोसिस क्या होगा? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ ईजी फैटिगेबिलिटी, पेलर बॉडी एक्स है, लैब में आपके पास HP 6.5 है, MCV 22 है, MCHC 26 है, तो अंडरलाइन कॉज आपके पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। जो मदर मिल्क होता है वो डिफिशिएंट होता है इन आयरन। अब पेशेंट आज HP 6, प्लेटलेट्स आपके पास 450,000 है, हाइपरसेलुलर बोन मैरो, डायग्नोसिस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। all are all of the following are responsible for delayed absorption of iron except vitamin C, तो आपको पता है जो ascorbic acid या vitamin C होता है ये आपके पास आयरन की absorption को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 29-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद लिथार्जी एंड इरिटेबिलिटी फॉर द लास्ट 5 years। लैब्स में आपको HP जॉन से 9.6 मिली है, MCV 70 मिला है, MCHC लो है विद नॉर्मल WBC एंड प्लेटलेट काउंट। शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स येट आफ्टर 2 months उसका HP जॉन से वो 10 है, तो इसमें आपने फिर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है क्योंकि थैलेसीमिया की तरफ जा रहे हैं। A patient with iron deficiency anemia was given iron supplements to monitor response, आपने सीरम फेरेटिन करवानी है। ठीक है। फिर आपके पास थैलेसीमिया आ जाता है। A 29-year-old woman lethargic, irritable since 5 years, HP आपके पास 9.6 है, WBC प्लेटलेट्स आपके पास नॉर्मल है। आयरन थेरेपी आपने दी है आफ्टर 2 months, उसका HP अभी भी 10.6 है, तो ये आपने HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है। फिर आपके पास आ जाता है यंग गर्ल प्रेजेंट्स टू यू विद फटीग, लिथार्जी, माइल्ड जॉइंटिस, स्किन डिस्कलरेशन, लार्ज स्प्लीन। लैब में आपको HP 9 मिली है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिला है, फेरेटिन 2000 मिला है, तो आपने फिर डिफरॉक्समिन देनी है जो आयरन चिलेटर है। अ 22-year-old woman has congenital anemia that required multiple transfusions of RBCs for many years. On physical examination, she has no significant findings. However, liver function tests show reduced serum albumin. Which of the following findings would most likely appear in a liver biopsy specimen? तो आपको इसमें हीमोसिड्रिन मिलेगी हेपाटोसाइट्स में। फिर आपके पास आ रहा है अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अनीमिया, फेलियर टू थ्राइव, पेलर, वीकनेस। शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ मेनी ट्रांसफ्यूजन्स टू ओल्डर ब्रदर। लैब में आपके पास HP 6 है, MCV 55 है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो इसमें आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस HP इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी।
फिर आ रहा है 2-year-old गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ फेलियर टू थ्राइव, अनीमिया, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस शोड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन्स। तो इसमें आपके पास डायग्नोसिस HbF है। A thalassemia child took appointment from dentist for tooth extraction, but 2 days before that he developed deep jaundice, dark urine, HB4 है, तो इसमें आपके पास sequestration crisis आ जाएगा। A child got anemia and his older brother had history of massive transfusion, तो ये आपके पास थैलेसीमिया आ जाएगा। रिगार्डिंग बीटा थैलेसीमिया में आपके पास क्या होता है, अब नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस हो रही होती है। A female presented with lethargy, pigmentation of her body, HB 8.1 है, MCV 55 है, MCHC 35 है, सीरम फेरेटिन आपके पास 1000 है। तो आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है, डिफरऑक्सीमिन देनी है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स इज एसोसिएटेड विद लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग के अंदर आपके पास बेजोफिलिक स्टिपलिंग आ जाती है। A lady after surgery with acute loss, which type of anemia present? तो acute blood loss में आपके पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा। क्रॉनिक ब्लड लॉस में आपके पास इनिशियली नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा, लेटर ऑन फिर आपके पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया आ जाएगा। फिर आ रहा है कि ये वही आगे पॉइंट्स हैं, हम 168 पे चलते हैं। 168 में क्या है कि वुमेन feels lethargic for 5 months, has dyspnea on exertion, tingling sensation in feet and difficulty waking up। HP उसका 5.6 है, WBC 35,000 है, प्लेटलेट्स 120,000 है। तो आपके पास डायग्नोसिस क्या बन रहा है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी बन रहा है। जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया में आपके पास जो MCV होता है वो ग्रेटर देन 100 होता है। अब इसमें आपके पास दो चीज़ें आ जाती है, B12 की डिफिशिएंसी आ जाती है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी आ जाती है। अब जो आपके पास B12 डिफिशिएंसी है, B12 डिफिशिएंसी क्या होती है कि विटामिन B12 जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है और फिर आपके पास अब्जॉर्ब हो जाता है टर्मिनल इलियम में। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपके पास मोर देन 5 लोब्स होते हैं, इसमें जो सीरम B12 है वो कम होता है, होमोसिस्टीन इंक्रीज़ होता है और मिथाइल मेलानोइक एसिड आपके पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं और कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद पैनसाइटोपिनिया। फिर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी आ जाती है। जो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी है इसमें आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, होमोसिस्टीन के लेवल्स इंक्रीज़ है, नॉर्मल मिथाइल मेलानोइक एसिड है और साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं मिलते। ठीक है, तो जो होमोसिस्टीन है वो दोनों में इंक्रीज़ होती है, जबकि जो मिथाइल मेलानोइक एसिड है वो हाली B12 की डिफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो रही होती है। साथ में आपको जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो भी हाली B12 की डिफिशिएंसी में मिल रहे होते हैं। फिर वो बताता है कि जो फोलेट के स्टोर्स है ना, फोलेट के स्टोर्स आपके पास 3 से 6 मंथ्स के अंदर डिप्लीट हो जाते हैं, जबकि जो B12 है वो आपके पास सफिशेंट होती है फॉर मोर देन 3 ईयर्स। फोलेट आपके पास कॉमनली ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलती है, जबकि जो B12 है वो आपके पास एनिमल ओरिजिन के फूड से मिलती है। इफ़ समवन इज़ डिफिशिएंट इन विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, फिर आपने विटामिन B12 की डिफिशिएंसी पहले ट्रीट करनी है। फोलेट की अगर आप folate and can lead to steal of B12 causing worsening of neurological complications। तो आपने पहले B12 की जो डिफिशिएंसी है वो ट्रीट करनी है। एक सेकंड मुझे देखने तो रहता कितना है अब। चले, फिर आपके पास कौन सा है ना, पेशेंट केम विद पेलर एंड नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज़, ऑन एग्जामिनेशन आपको माइल्ड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया मिल रहा है। HP 7.5 है, MCV हाई है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, तो आपके पास B12 डिफिशिएंसी है। इंजेक्शन B12 आपके पास गैस्ट्रेक्टमी में चाहिए होता है, क्योंकि गैस्ट्रेक्टमी में पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है। अ मैन प्रेजेंट्स विद लेबर एंड माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स। ब्लड में आपको क्या मिल रहा है, डिक्रीज RBC काउंट मिल रहा है, एनिसोसाइटोसिस मिल रहा है और पोइकिलोसाइटोसिस मिल रहा है विद रेज्ड MCV। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट इफेक्टेड है, इलियम इफेक्टेड है, जहाँ से आपके पास B12 जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। टर्मिनल इलियम रिसेक्शन में आपके पास B12 डिफिशिएंसी होती है। आइलियल रिसेक्शन के अंदर आप IV B12 दोगे।
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 व्हाट इज़ नेसेसरी, तो आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी होना चाहिए। रिगार्डिंग इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन बॉन्ड्स टू कोबालामीन। वन सिनेरियो B12 अनीमिया, पेशेंट हैव लॉस सेंस ऑफ वाइब्रेशन। और जो विटामिन B12 होता है वो स्टोर होता है बाय ट्रांसकोबालामिन 1, जबकि ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ट्रांसकोबालामिन 2 से। ठीक है, जो आपके पास विटामिन B12 है वो आपके पास स्टोर हो रहा होता है ट्रांसकोबालामिन 1 से और ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ट्रांसकोबालामिन 2 से। A patient has tingling sensation in peripheral body and lab investigation revealed MCV. What is the most probable pathology, तो आपके पास pernicious anemia होगी। A patient having oral ulcers due to deficiency of vitamin B. एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर आपके पास B12 की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से आपके पास ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। होमोसिस्टीन लेवल्स इंक्रीज बाय विच विटामिन डिफिशियंसी, तो होमोसिस्टीन आपके पास B12 की डिफिशियंसी की वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है। अ चाइल्ड ऑफ 2 years एज प्रेजेंट्स विद फीवर, डायरिया, 2 days एंड पेलर। लैब में आपको HP 5.6 मिल रहा है, MCV 107 मिल रहा है, MCHC इंक्रीज है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, आपने B12 SA करवाना है। फीमेल प्रेजेंटेड विद नमनेस ऑन पेरिफेरल स्पेयर, आपके पास डिक्रीज्ड HP है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लिया है, तो आपके पास पर्नीशियस एनीमिया होगा। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ऑटोइम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है। ठीक है, अच्छा यार, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अच्छा फिर फोलिक एसिड डिफिशियंसी है। प्रेग्नेंट लेडी इज एडवाइज टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, विच न्यूट्रिएंट इज शी एडवाइज्ड, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो आपके पास फोलिक एसिड है। पेशेंट है जिसका MCV 120 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कुड कॉज दिस, तो आपके पास वो फोलिक एसिड डिफिशियंसी होगी। 14-year-old बॉय ईट्स ओनली फास्ट फूड, उसका पेरिफेरल ब्लड पिक्चर में आपके पास जो HP है वो लो है, जबकि MCV आपके पास रेज्ड है, तो ये आपके पास क्या होगी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी होगी। फिर आपके पास आ जाता है पेशेंट है HP 8 है, WBCs आपके पास 3 है, प्लेटलेट्स आपके पास 50 है, हिज बैलेंस डिस्टर्ब्ड है, MCV 110 है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपके पास डिक्रीज HP होता है, MCV और MCH इंक्रीज होते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी इज़ मोस्टली ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, वाइल जो आपके पास B12 डिफिशियंसी होती है वो मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रही होती है। दैट इज़ वाई आर पॉपुलेशन आई एम विद फोलिक एसिड डिफिशियंसी। फिर आपके पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो आपके पास गैस्ट्रिक फंडस से रिलीज़ हो रहा होता है। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 आपके पास क्या ज़रूरी होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। विद सेल्स सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपके पास वो पैराइटल सेल्स होते हैं। ऑल इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ डायग्नोसिस आपके पास क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। द पेशेंट प्रेजेंटेड टू OPD विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड नो इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपके पास कौन से सेल्स इफेक्टेड हैं, पैराइटल सेल्स इफेक्टेड हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस G6PD। अब जो आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर के इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं और एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। अब जो इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उसमें कोई इंट्रिंसिक कॉज होता है। ठीक है, अब जो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में आपके पास जो RBCs की मेम्ब्रेन होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है।
अब वो डिफेक्टेड हो जाती है तो आपको स्फेरोसाइट्स मिलेंगे। स्फेरोसाइट्स क्या होते हैं? आपके पास स्मॉल राउंड आरबीसीज होते हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है, कोई सेंटर्ड पिलर नहीं होता। इसमें आपको MCHC ज़्यादा मिलता है और नेगेटिव कोम्स टेस्ट मिलता है। जबकि आपके पास जो G6PD होती है, G6PD आपके पास सबसे कॉमन फॉर्म होती है एंजाइम डिफिशिएंसी हेमोलिटिक एनीमिया। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मेल्स को इफेक्ट करती है और इसमें आपको हाइंस बॉडीज नज़र आती हैं। हेमोलिसिस इज़ डी पेन आपके पास इसका निमोनिक है, जिसमें आइसोनियाजेड, सल्फोनामाइड्स, डैप्सोन, प्राइमाक्विन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आ जाती है। फिर आपके पास एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। अब जो आपके पास एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, इसमें आपके पास ऑटोइम्यून कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया IgG से होती है, जबकि कोल्ड एग्लूटिनेट डिजीज़ आपके पास IgM से होती है। इसमें क्योंकि बाहर से आपके पास एंटीबॉडीज़ बन रही है तो इसमें कोम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। जो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है उसमें आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे जिन्हें आप हेलमेट सेल्स भी कहते हो, और जो मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है उसमें भी आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे। फिर आपके पास इन्फेक्शंस भी एक एक्सट्रिंसिक कॉज आ जाती है हेमोलिटिक एनीमिया की। हेमोलिटिक एनीमिया इज एसोसिएटेड विद अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। हैप्टोग्लोबिन बाइंड्स फ्री हीमोग्लोबिन फॉर इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। फ्री HP विल बी रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, हैप्टोग्लोबिन बाइंड्स टू इट। ठीक है, अब जो आपके पास हीमोग्लोबिन होती है वो हैप्टोग्लोबिन से बाइंड कर रही होती है। आफ्टर हेमोलिसिस जो हैप्टोग्लोबिन होती है वो फ्री आयरन के साथ बाइंड कर रही होती है। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस इज डायग्नोस्ड बाय डिक्रीज हैप्टोग्लोबिन। अ पेशेंट हैविंग ऑटोइम्यून डिजीज इन्वॉल्विंग किडनी एंड लंग्स, हिज रेटिकुलोसाइट काउंट इज 9। HP आपके पास 7 है, तो आपके पास इसमें क्या होगा, हैप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बाइंड फ्री हीमोग्लोबिन, तो वो हैप्टोग्लोबिन होती है। फिर आपके पास G6PD आ जाता है। जो G6PD है वो एक्स लिंक्ड होता है, इसलिए हाल ही मेल्स को इफेक्ट कर रहा होता है। प्राइमाक्विन आपने ये HD पेन वाला निमोनिक पढ़ा था, उसमें हाइंस बॉडीज़ भी होती हैं और साथ में आपके पास प्राइमाक्विन या इस तरह उनमें से कोई ड्रग्स आप ले रहे होंगे। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड टू OPD विद फीवर 104 है फॉर द लास्ट 4 days। ही हैज़ बिन पासिंग कोला कलर्ड यूरिन इन द लास्ट 1 day। LFTs आपके पास डिरेंज्ड है। इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तो ये आपके पास G6PD आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मेल होगा तो उसमें आपने G6PD को चूज़ करना है, अगर फीमेल चाइल्ड होगी तो उसमें आपने ब्लैक वाटर फीवर को चूज़ करना है। अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं दी हुई, खाली चाइल्ड बोला हुआ है, तो फीमेल प्लस कोला कलर्ड यूरिन में आपने ब्लैक वाटर फीवर को चूज़ करना है। जबकि फीवर और साथ में एंटी मलेरियल ड्रग की हिस्ट्री होगी तो तब आपने फिर G6PD को चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ G6PD आपके पास अक्यूट इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस आ जाती है। फिर आपके पास आ रहा है 65 ईयर पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस। HP आपके पास 4.5 है। इंक्रीज बिलिरुबिन है। इंक्रीज रेटिक काउंट है 9%। स्मेयर में आपको पोलीक्रेमेजिया मिलता है, क्लम्स मिलते हैं, तो ये आपके पास कोम्स टेस्ट से आपने डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना है। हीमोलिटिक एनीमिया का आप जौन सा है, हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जॉन्डिस होता है और साथ में आपको जो बिलिरुबिन है वो 6 है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके पास 1 है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके पास हीमोलिटिक एनीमिया में हो रही होती है। फिर आपके पास आ जाता है हाई रेटिक काउंट, हाई TLC, हाई बिलिरुबिन, लो HP, तो आपके पास ये हीमोलिटिक एनीमिया है। सिनेरियो हीमोलिटिक एनीमिया, इसमें आपके पास स्प्लीनोमेगैली होगी, रेटिक काउंट आपके पास ज़्यादा बड़ा होगा, स्फेरोसाइट्स होंगे। आपने फिर अगला स्टेप क्या करवाना है, आपने मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट करवा लेना है। अ यंग फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, जॉइंटिस एंड जॉइंट पेन। लैब में आपको शोज सेल लाइन डिक्रीज, कोम्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये आपके पास ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। फिर आपके पास आ जाता है इंटेग्रल पार्ट ऑफ RBC मेम्ब्रेन, आपके पास क्या होती है, स्पेक्ट्रिन होती है। बायोकॉन्केव शेप ऑफ RBC इज मेंटेन्ड बाय प्रोटीन स्पेक्ट्रिन। A patient presents with splenomegaly and anemia. The peripheral film shows spherocytosis, तो आपके पास RBC में क्या होगा, साइटोस्केलेटल abnormalities होंगी। Cause of fragmented RBCs in peripheral smear में आपके पास क्या होगा, microangiopathic hemolytic anemia होगा। A pregnant lady who is known case of fetal hemorrhagic disease now presents to you at 26 weeks of pregnancy, तो आपने इसमें maternal serial maternal antibodies करवानी है। Dapsone given to a lady फॉर एरिथीमा नोडोजम, इसमें आपके पास शी हैज़ लो HP, MCV कौन सा है उसका बढ़ा हुआ है, तो ये डायग्नोसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होगा।
अब उसने कहा हुआ है कि डैप्सोन गिवन फॉर एरिथ्रोमा नोडोसम बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, नाउ शी हैज़ लो HP पेरिफेरल स्मेयर में आपको अब नॉर्मल स्मॉल इरेगुलर सेल्स मिले हैं, तो आपके पास ये G6PD डिफिशिएंसी है। इन दोनों सिनेरियोज़ में अच्छा यार, ये जो दूसरा वाला सिनेरियो है ना, दूसरा वाला सिनेरियो उसने दूसरे वाले सिनेरियो में भी फ़ीमेल लिखी हुई है, ये फ़ीमेल नहीं होगा, ये मेल होगा, ठीक है। उसने लिखा हुआ है ना, नाउ शी हैज़ डिक्रीज HP, तो ये आपके पास मेल का सिनेरियो होगा, ही आएगा, ठीक है। तो मेल्स के अंदर आपके पास G6PD डिफिशिएंसी होगी, जबकि फीमेल्स के अंदर आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। फिर आपके पास अगला पॉइंट आ जाता है सिकल सेल डिजीज़, प्रोटीन इफेक्टेड। तो सिकल सेल डिजीज़ के अंदर आपके पास जो प्रोटीन होती है वो बीटा ग्लोबुलिन जीन होती है। अब सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया आपके पास क्यों हो रहा होता है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा होता है। एट पोजीशन 6 ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड। सिकल सेल ट्रेट में आपके पास क्या होता है? HbAs होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में आपके पास 2 एसेस आ जाएंगे। इसमें क्रॉनिक लेग अल्सर होता है, ऑटोस्प्लेनेक्टमी होती है जिसमें हाउजॉल बॉडीज़ बनती हैं, सेप्टिसीमिया मेनिंजाइटिस आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जबकि ऑस्टियोमाइलाइटिस आपके पास सिकल सेल एनीमिया में सैल्मोनेला करवा रहा होता है। फिर उसमें थ्रोम्बोटिक क्राइसिस आ जाते हैं। जो थ्रोम्बोटिक क्राइसिस होता है इसे पेनफुल क्राइसिस या वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस भी कहते हैं। ये आपके पास प्रेसिपिटेट हो रहा होता है बाय इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या फिर डीऑक्सीजनेशन। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? एवास्कुलर नेक्रोसिस आ जाएगी ऑफ टिप ऑफ हैंड फुट सिंड्रोम आ जाता है इन चिल्ड्रन, लंग्स, स्प्लीन एंड ब्रेन, पेनफुल लेग अल्सर्स होते हैं। जबकि सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में आपके पास क्या होता है? ऑर्गन्स के अंदर सिकलिंग हो जाती है, जैसे स्प्लीन और लिवर, और यहाँ पे आपके पास पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, वर्सनिंग द एनीमिया। इसमें आपके पास एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ जाता है। फिर आपके पास एप्लास्टिक क्राइसिस आ जाता है। जो एप्लास्टिक क्राइसिस होता है वो होता है बाय इन्फेक्शन विद पारोवायरस। इसमें सडन फॉल हो जाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोलिटिक क्राइसिस में आपके पास क्या होता है? हीमोलिटिक क्राइसिस आपके पास रेयर होता है, फॉल इन हीमोग्लोबिन होती है ड्यू टू एन इंक्रीज रेट ऑफ हेमोलिसिस, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द कंपोनेंट इन सिकल सेल एनीमिया। तो आपके पास कौन सा होता है? HbSS फैक्टर आ जाता है। अ पेशेंट हैविंग फीवर, सम ट्रीटमेंट वाज गिवन, नाउ प्रेजेंटेड विद जॉइंटिस, पेनफुल लेग अल्सर्स, तो आपके पास ही सफरिंग फ्रॉम वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया में आपके पास म्यूटेशन कौन सी हो रही होती है? पॉइंट म्यूटेशन हो रही होती है। अ पेशेंट विद नोन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, डीप जॉइंटिस, लैब में आपको लो HP मिल रहा है, नॉर्मल प्लेटलेट्स मिल रहे हैं, तो ये हीमोलिटिक क्राइसिस है। अब नॉर्मल शेप्ड RBC एसोसिएटेड विद एक्लूजन ऑफ वेसल्स, तो आपके पास सिकल सेल एनीमिया होता है, और साथ में हीमोलिटिक क्राइसिस होगा, ठीक है। कैपिलरी एक्लूजन, लो HP, डिस्ट्रोफिक मॉर्फोलॉजी, तो आपके पास सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। अब बॉय हैविंग HP 5.6, डीपली जॉइंटिस, प्लेटलेट काउंट 260,000 है, TLC 10,000 है, रेटिक काउंट 10% है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.9 है, हाइपरस्प्लीनिज्म है, नॉन हीलिंग अल्सर्स, एब्डोमिनल पेन आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो ये हीमोलिटिक क्राइसिस होगा। एक सेकेंड, अच्छा। फिर आपके पास जो सा है ना 172 पॉइंट आ जाता है। 65-year-old लेडी ट्रीटेड फॉर आर्थराइटिस, नाउ प्रेजेंटेड विद वीकनेस एंड ब्रूजिंग। एग्जामिनेशन में आपको पैनसाइटोपिनिया मिला है, 0.1% रेटिक काउंट है, हाइपरसेलुलर बोन मैरो है विद नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी, तो ए प्लास्टिक एनीमिया है। अब जो ए प्लास्टिक एनीमिया है ना, ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आपके पास फेलियर होता है या डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो आपके पास जो माइलॉइड लीनिएज के स्टेम सेल्स हैं ना, वो आपके पास नहीं बनेंगे। इसमें कोई हिपैटोस्प्लीनोमेगैली नहीं हो रही होती, ना लिम्फेडिनोपैथी होती, ना बोन टेंडरनेस होती है, ठीक है। और इसमें आपने जो इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास नॉर्मल सेलुलर मार्फोलॉजी मिलती है और हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिलता है, ठीक है। तो जो बोन मैरो है वो हाइपोसेलुलर है, इसमें रेटिक काउंट कम होता है और एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हो रहा होता है। फिर आपके पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इसमें क्या होता है? सेल्स मैच्योर नॉर्मली बट दे हैव abnormally high amount of proliferation, ठीक है, hence the name proliferative. this leads to high number of cells in blood, और इसमें हाइपर सेलुलर आपके पास आ जाता है,
और आपको ड्राई टैप मिलेगा, टेयर ड्रॉप माइलोफाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे। फिर आपके पास जो से होते हैं MDS आ जाता है। MDS में आपके पास क्या होता है, सेल्स जो से होते हैं वो अब नॉर्मली मेच्योर कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसे जो सा है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हो। These dysplastic cells are often so odd and non-functional they die. This results in lower number of cells in blood. साथ में इसमें आपके पास डिस्प्लास्टिक के ऑफन नॉर्मोसेलुलर या हाइपरसेलुलर बोन मैरो होता है। फिर आपके पास आ रहा है अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस। बोन मैरो में आपको हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिला है विद फैटी चेंजेस। तो हाइपोसेलुलर बोन मैरो आपके पास ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी करवाओगे। ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो एस्पिरेट करवाते हैं, साथ में टर्पनफाइन बायोप्सी करवाते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइलोफाइब्रोसिस, तो माइलोफाइब्रोसिस में आपको ड्राई टैप मिलेगा या टेयर ड्रॉप सेल्स मिलेंगे। हॉलमार्क आपके पास क्या होगा, मैसिव स्प्लीनोमेगेली होगी। प्रोमिनेंट फीचर भी मैसिव स्प्लीनोमेगेली होगी, जबकि जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपके पास टेयर ड्रॉप सेल्स आ जाएगा ग्रेटर देन स्प्लीनोमेगेली। अब एक पेशेंट है, उसे पैनसाइटोपिनिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास बोन मैरो बायोप्सी होगा। अ यंग फीमेल टेकन एनाल्जेसिक्स फॉर बैकएक, प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग गम्स, एपिस्टैक्सिस, उसे फीवर है 101 का, माइल्ड जॉन्डिस है, हेप्लाटोस्प्लीनोमेगेली है, HP9 है, TLC आपके पास 7000 है और न्यूट्रोपीनिया है। ठीक है, तो अब वो देखो एनाल्जेसिक्स ले रही है, उसके बाद आपके पास जो सा HP कम हो रहा है, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, TLC बढ़ रहा है, तो पेरिफेरल्स में इमेच्योर सेल्स मिल रहे थे, ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया होगा। ठीक है, अच्छा गाइस, हीमेटोलॉजी हमारी हो गई है। किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो या कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना हो तो आप लोग बता दो। हीमेटोलॉजी में यार कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो। चलें, इस तरह है कि फिर आप लोग नमाज ब्रेक ले लो, हम 9:05 पे जो है ना वो रिज्यूम करते हैं और फिर हिस्टोलॉजी शुरू करते हैं। ठीक है, चलो।